अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता, लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने, पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती करके ले अधिक उपज। पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं, बीमारियों से बचाएं। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करके अच्छी आय कमाते हैं और जैसा कि अभी कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई का समय शुरू हो गया है, ऐसे में जो किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार से कद्दू वर्गीय सब्जियों की उन्नत तकनीक से खेती करें ताकि आपको अधिक उपज मिल सके, तो इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरडा के बागवानी विशेषज्ञ NK गुप्ता। जैसा कि आप जानते हो कि फरवरी माह या बसंत की शुरुआत हो गई है, तो जहां बसंत की शुरुआत हो जाती है तो किसान भाइयों, आप जो जायद ऋतु में बोई जाने वाली सब्जी की फसलों की बुआई की तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं। और सब्जी की फसलों में मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियां आती है, जिसके अतिरिक्त हम लोग ककड़ी, टिंडा, खीरा, तरबूज, खरबूज, तोरई, लौकी इत्यादि सब्जियों की हम लोग बुआई करते हैं। तो किसान भाइयों, इनका बुआई का जो उपयुक्त समय होता है वो 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक होता है। सबसे पहले हमें जो भी कद्दू वर्गीय सब्जी का चुनाव करना है उसके उचित किस्म के बीज हम प्राप्त करें। जैसा कि अगर हम लोग खीरे की खेती करने जा रहे हैं तो पूसा की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पूसा संयोग, पूसा पार्थिनोकार्पिक। इसके अलावा अगर लौकी की खेती करने जा रहे हैं तो पूसा नवीन बहुत अच्छी वैरायटी है जिसको हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार तुरई में पूसा नसदार है, सुप्रिया है, ये तुरई की बहुत अच्छी किस्में हैं। टिंडा में अरका टिंडा है, लुधियाना टिंडा है, उन किस्मों को अपन उपयोग में ले सकते हैं। इसी प्रकार से खरबूजे में हरा मधु है और तरबूज में भी अरका मनिक है और भी वैरायटियाँ आती है जिनको हम लोग काम में ले सकते हैं।
ये हमारे क्षेत्र के जो राज्य स्तरीय संस्थान है, ये राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा विकसित किस्मों को हम जितना अच्छा काम में लेंगे उतनी ही हमारी पैदावार अच्छी होगी। इसके बाद में हमें जो खेत की तैयारी करनी होती है। कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती करने के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे सही होती है। कद्दू की अच्छी पैदावार लेने के लिए मिट्टी का पीएच 5.5 से 6.8 तक होना चाहिए। हालांकि मध्यम अम्लीय इलाकों में भी इनकी खेती की जा सकती है। इसके लिए खेत की गहरी जुताई के बाद 2 बार कल्टीवेटर और आवश्यकता अनुसार रोटावेटर तथा पाटा चलाकर खेत तैयार करें। उर्वरक व खाद की मात्रा का निर्धारण करना होता है। तो किसान भाइयों, हमें कद्दू वर्गीय सब्जी की खेती के लिए 15 से 20 टन गोबर का खाद प्रति हेक्टेयर कद्दू वर्गीय सब्जी के लिए चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास 1 हेक्टेयर में सामान्यतः चाहिए। नाइट्रोजन का प्रयोग हम 3 बार करते हैं, 1/3 बुआई से पूर्व और 2/3 2 बराबर की मात्रा में बुआई के पश्चात फसल के पकने तक उसको काम में लेते हैं। जबकि पोटास और फास्फोरस को हम बीज बुआई से पहले ही डाल देते हैं। अब आती है बात बीज की मात्रा की। तो बीज की मात्रा में हम, अगर आपको ककड़ी की बुआई करनी है 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, खरबूजा 2.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, तरबूज है, तोरई है, कद्दू है, इनका 4 से 4.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर, टिंडा भी हम 4 से 4.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की मात्रा से उपयोग लेते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए खेत में लगभग 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बना लें। एक नाली से दूसरी नाली की दूरी फसल की बेल की बढ़वार के अनुसार 1.5 मीटर से 5.0 मीटर तक रखें। बुआई से पहले नालियों में पानी लगा दें। जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए तो बुआई के स्थान पर मिट्टी भुरभुरी करके 0.50 से 1.0 मीटर की दूरी पर बीज बोएं। इसके अतिरिक्त हम लोग खरपतवार प्रबंधन और कीट व रोग का प्रबंधन समय समय पर करते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप संपूर्ण बुआई को पूर्ण रूप से तरीके से करोगे तो किसान भाइयों, आप अपने क्षेत्र में इनकी न केवल अच्छी उपज प्राप्त करोगे, अपियुक्त अच्छी गुणवत्ता वाली फसल को भी प्राप्त कर सकते हो। और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल हमारे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी देती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, इसका सीधा असर पशुओं के स्वास्थ्य पर भी होता है। ऐसे हालात में पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी हो जाती है, जिससे पशु अनेक घातक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए समय पर पशुओं की बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है।
तो आप किस प्रकार से करवाएं पशुओं के टीकाकरण, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण कुमार। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम टीकाकरण, पशुओं में टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। एक अभी समय जो है ये बदलता जा रहा है, सब ठंड से अब गर्मियों के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इस समय जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इस मौसम में फरवरी मार्च में के बाद एक उपयुक्त समय हो जाता है, उपयुक्त माहौल बन जाता है कीटाणु विषाणुओं को बढ़ने का। सभी को एक टीकाकरण के बारे में कराने की आवश्यकता होती है। संक्रमण से होने वाले रोग कई बार प्राण घातक भी होते हैं, इसलिए सही समय पर टीकाकरण ही इसका सही बचाव है। एक पशु से दूसरे पशु में लगने वाली इन बीमारियों को आने से रोकने के लिए कई राज्यों में पशुपालन विभाग द्वारा भी समय समय पर टीकाकरण अभियान भी चलाया जाता है। टीकाकरण से अनेक बीमारियों की समय पर रोकथाम की जा सकती है। किसान भाई जो पशुओं पर आधारित हैं, उसमें बकरियां उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बकरियों का जिसमें जंगल हैं और पहाड़ हैं, वहाँ पर बकरियां आराम से पलती हैं। तो उसमें एक वायरल डिजीज़ होता है PPR, उससे बच जाने से किसान भाइयों को अपने आर्थिक उन्नति हो सकती है। तो PPR जो एक वायरल डिजीज़ है उसका उपचार नहीं हो पाता है, लेकिन उसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। बचाव के लिए टीकाकरण करते हैं और उसमें हम लोग 50 का एक भायल आता है या 100 का भायल आता है। किसान भाई जिनके पास अपने पास 10-15 हैं या बड़े किसान हैं जिनके पास 100 से ऊपर हैं तो वो अपना कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास 10-15 हैं तो वो 4-5 लोगों के साथ मिलकर एक इसका टीकाकरण कर सकते हैं। इनका टीकाकरण करना आवश्यक होता है। उसका टीका 1 ml डोज है, एक उसका मांस में सुई दे देना चाहिए, जो पशु चिकित्सक से सलाह करके उनसे परामर्श करके हम लोग दे सकते हैं। खुरहा चपका जो है गौवंशीय में बहुत ज़्यादा फैलता है और वो उससे इकोनॉमिकल लॉस पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है, क्योंकि उससे जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है। और फिर जब वो खुरहा चपका रोग ठीक भी हो जाता है तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना कभी नहीं पहुंच पाता है। तो हमको खुरहा चपका का टीकाकरण बकरियों में भी करना चाहिए और गाय भैंस जो गौवंशीय जो उसमें खुर के जिसमें होते हैं उनमें भी करनी चाहिए। और अगर कोई पशुपालक पिगरी को, सुअर को भी रखे हुए हैं तो उसमें भी खुरहा चपका का टीकाकरण करना चाहिए। लेकिन जो खुरहा चपका है वो उसमें 6 महीना का ही रोग से लड़ने की क्षमता उस पशु में आती है। तो खुरहा चपका का हम लोग टीकाकरण साल में 2 बार कराते हैं, एक समय जब मार्च अप्रैल में और एक है अक्टूबर नवंबर में। तो उसके बाद हम लोग उस रोग से पशुओं को लड़ने की क्षमता आ जाएगी और वो रोग होने की संभावना कम हो जाती है। लगड़ी बुखार रोग यह मुख्यतः गाय भैंसों में पाया जाने वाला जीवाणु जनित रोग है, जिसमें भारी भरकम शरीर वाले पशु के कंधे या पुट्ठे की मांसपेशियों में गैस भरी सूजन होती है, जिसके कारण पशु लंगड़ाने लगते हैं। सूजन वाली जगह को दबाने पर चरचराहट की आवाज आती है, तेज बुखार आता है। रोग का विशिष्ट कारण क्लोस्ट्रीडियम सेवियाई नामक जीवाणु है। लगड़ी बुखार सामान्यतः कम आयु के पशुओं का रोग है। वर्षा ऋतु में इस रोग का प्रकोप अधिक होता है तथा इसमें मृत्यु दर अधिक होती है। इस रोग से बचाव के लिए साल में एक बार बरसात से पहले छोटे व बड़े पशुओं को चमड़ी के नीचे टीका अवश्य लगवाना चाहिए। तीसरा जो बीमारी है जिससे मृत्यु दर अधिक होती है गलघोटू बीमारी है। गलघोटू बीमारी होने की संभावना अभी जैसे मौसम बदल रहा है, समय बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, नमी आएगी तो उस समय होने की संभावना रहती है। गाय जो गौवंशीय हैं वो जाते हैं चरने के लिए, शाम को आते हैं तो गला फूला हुआ मिलता है और नाक से घों घों की आवाज़, जब गला फूल जाता है तो घों घों की आवाज़ आती है और थोड़ा सा पानी भी आने लगता है, खाना पीना छोड़ देता है। और उसके बाद सुबह तक में अगर उस समय उसका उपचार नहीं किए तो 12 से 24 घंटे में उस पशु की मृत्यु हो जाती है।
तो गलघोटू का भी जैसा मैं बताया कि वो उपचार करने का समय आपको उतना नहीं दे पाता है, इसलिए इसका उपचार है। अगर सही समय पर पहुंच जाएंगे तो उपचार है, लेकिन तो इसके लिए बचाव के लिए हम लोग टीकाकरण करते हैं। तो गलघोटू का टीका जो है ये अभी हम लोग होली के समय में आसपास में इसको करना चाहिए। तो जितना भी हमने अभी तीनों बात किया उसमें ये तीनों में हम लोग होली के आसपास में इसको हम लोग टीकाकरण करेंगे। उसके बाद उसमें इम्यूनिटी आ जाती है। इम्यूनिटी आने के बाद हम लोग उसमें रोग से लड़ने की क्षमता आ जाती है और ये 1 साल तक चलती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, टीकाकरण करने से पहले कृमिनाशक दवाइयाँ जरूर दे दीजिए। 1 हफ्ता पहले कृमिनाशक दवाई दे दीजिए और उसके बाद 1 हफ्ता के बाद में टीकाकरण कर लीजिए। रोग से लड़ने की क्षमता पशुओं में आ जाएगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला गंगानगर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों के दौरान दिनांक 23 और 24 फरवरी को हल्के से मध्यम बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहने की संभावना है। इस दौरान हल्के से मध्यम गति की हवाएं उत्तर पूर्व दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि समय पर बोई गई गेहूं की फसल में तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद गांठ बनने की अवस्था पर करें। पिछेती बोई गई गेहूं की फसल में दूसरी सिंचाई प्रथम सिंचाई के 25 से 30 दिन बाद फुटाव के समय देवें। गेहूं की फसल में दीमक का अत्यधिक प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरीफास 20 सीसी दवा की 1 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 125 मिलीलीटर मात्रा प्रति बीघा की दर से सिंचाई पानी के साथ देवें। यदि गेहूं की अगेती फसल में पत्तियों पर पीले रंग का पाउडर रेखीय धारियों के रूप में दिखाई देवे तो इसके नियंत्रण के लिए प्रोपिकोनाजोल 25 EC या टीबुकोनाजोल 25.9 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि सरसों की फसल में तीसरी सिंचाई की जरूरत हो तो बुआई के 90 से 100 दिन बाद फलियों में दाना बनते समय देवें। यदि चना की फसल में जरूरत हो तो दूसरी सिंचाई बुआई के 90 से 100 दिन बाद फली आने पर देवें। अगर एक ही सिंचाई देनी हो तो बुआई के 60 से 65 दिन बाद देवें। सिंचाइयां हल्की हों यह ध्यान रखना चाहिए। चना की फसल में फली छेदक से बचाव के लिए फरवरी माह में एक फेरोमोन ट्रैप प्रति बीघा में लगाएं अथवा चने में यदि हरी
लट दिखाई देवे तो इसके नियंत्रण के लिए क्विनाल्पास 1.5% 6 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से फसल पर भुरकाव करें। यदि जौ की फसल में जरूरत हो तो दूसरी सिंचाई बुआई के 90 से 100 दिन बाद देवें। अगर एक ही सिंचाई देनी हो तो बुआई के 60 से 65 दिन बाद देवें। गन्ना की कटाई करते समय ध्यान रखें कि कटाई जमीन से सटाकर तेज धार वाले हंसिए को तिरछे रखते हुए करें ताकि गन्ना नीचे से फटे नहीं। किन्नों बाग की साफ सफाई करके जुताई कर दें और पेड़ों में कटाई छटाई करके गुल्ले, सूखी एवं बड़ी हुई टहनियों को काट दें। कटाई के बाद बोर्डेक्स मिक्सचर 2 संबंधी 250 का छिड़काव करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बड़वी, जिला बांसवाड़ा के कृषक सुधीर कुमार ने। ये क्रॉयलर मुर्गियों के पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुधीर कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एकीकृत कृषि में हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुर्गी पालन, बकरी पालन या भैंस पालन को हम इसमें एक इकाई के रूप में उसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक बहुत मशहूर नस्ल है जिसका नाम है क्रॉयलर। क्रॉयलर मुर्गे देखने में बिल्कुल देसी मुर्गों की तरह होते हैं। क्रॉयलर के नर मुर्गे 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं और देसी मुर्गे 80 से 90 दिन में मांस उत्पादन के लिए तैयार होते हैं। जहां तक अंडा उत्पादन की बात है तो देसी मुर्गी की तरह ही क्रॉयलर लगभग 5 माह बाद से अंडा उत्पादन करती हैं और इनका अंडा उत्पादन लगभग 220 तक है। क्रॉयलर अंडा का आकार देसी मुर्गी के अंडे के तुलना में बड़ा होता है। इस क्रॉयलर ब्रीड को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3-4 नस्लों को क्रॉस किया और इस क्रॉस करने के बाद में इस नस्ल के अंदर जो गुण सम्मिलित हुए, जिनका मुख्य रूप से प्रभाव देखेंगे आप इसके शरीर भार पर, इसकी शारीरिक वृद्धि पर तथा मांस की मात्रा पर। साथ ही अंडों के उत्पादन में की अगर हम बात करें तो अंडों का उत्पादन करीब करीब 220 से 230 अंडे इसके मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और जिसका जो बाजार में भाव है, यानी आप ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 20 रुपये का अंडा हम मान कर चलते हैं तो व्हाइट लेगॉन की तुलना में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। अगर अंडा उत्पादन को देखते हुए क्रॉयलर मुर्गे की तुलना व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी से भी करें तो व्हाइट लेग हॉर्न का अंडा उत्पादन तो अधिक है, लेकिन इनके प्रबंधन पर खर्च आता है, जबकि क्रॉयलर के प्रबंधन पर खर्च कम आता है। इसी तरह मांस उत्पादन के लिए क्रॉयलर का पालन करते हैं तो इनमें ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बीमारियां कम लगती हैं, कम समय में अधिक वजन की हो जाती हैं, इनके मांस की डिमांड अधिक रहती है। क्रॉयलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन में लगने वाले खर्च को कम करने के लिए इनको खुली जगहों में भी छोड़ सकते हैं, जहां ये कीड़े मकोड़े, घास और सड़ी गली चीजों को खाकर आहार की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, या बिछाली पद्धति में बने बनाए आहार देकर इनके आहार की पूर्ति कर सकते हैं। आज बाजार में सभी तरह के तैयार किए गए आहार उपलब्ध हैं, या आप चाहें तो घर पर भी आहार तैयार कर सकते हैं। एकीकृत कृषि के लिए यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर आप कभी कोई एक यूनिट पक्षियों की यानी मुर्गियों की लाएं तो बैकयार्ड बर्ड जैसे प्रतापधन की मैंने बात की या निर्भीक की हमने बात की या मान लीजिए कड़कनाथ की बात करी, उसी तरह से आप क्रॉयलर नस्ल को भी आप रख सकते हैं, जो कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल विकसित की गई है।
और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के